अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड लास्ट बेसिकली 14th लेक्चर है ये आपका, और इसके बाद शायद लास्ट लेक्चर हो आपका 15th लेक्चर है, और 16th लेक्चर शायद आपका ना हो। मैं कोशिश करूंगा उसमें आपको गाइडलाइंस दे दूं और फॉर्मेलिटी पूरी कर दें और 16 लेक्चर्स पूरे कर लें। बेसिकली हमें जो स्टार्ट किया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड, हमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, जब और उसको जो नाम दिया जाता है उसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डिस्चार्ज मीन्स एंडर टर्मिनेशन, कि मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट हमने हमारे दरमियान हुआ है दो पार्टीज के दरमियान, उसको ख़त्म कब होना होता है। एक तो हमने मेन चीज़ देखी है कि डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, और इसके बाद हमने देखा द टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एंड ऑफ राइट्स, कि दोनों पार्टीज की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने सारा कुछ देखा था कि कैसे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, टेंडर परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है। इसको हम एक दफा रिवाइज करेंगे, पर लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमें बेसिकली स्टार्ट करना है इस लेक्चर के अंदर, जो हमें कवर करना है। सो हमें बेसिकली देखनी है रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कुछ तो होता है कि वो रजामंदी से होता है, दोनों पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट से होता है। दोनों पार्टी खत्म करती हैं उसे, या एक पार्टी अपना काम कर लेती है, दूसरी पार्टी अपना काम कर लेती है, तो उसके बाद जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है बीच में किसी गलत चीज की वजह से, मतलब उसको पूरा ही किया गया और एक पार्टी से तोड़ देती है, और वो आपने सारे लॉज फॉलो करके उसको मेक किया था, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर केस कर सकते हैं तो उसके लिए गिल्टी पार्टी जो होती है, एग्रीव पार्टी गिल्टी पार्टी पे केस कर सकती है, और उसको क्या क्या रेमेडीज बियर करना पड़ सकती हैं। सो इफ अ पार्टी डज नॉट परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टी अपने काम परफॉर्म नहीं करती, जो उसके ऊपर आयद की गई काम थे, उसके जो भी ऑब्लिगेशन बनती थी, जो भी उसका काम था, जो उसके ऊपर राइज हो रही थी, वो नहीं किया उसने, डज नॉट परफॉर्म एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज हैं, उनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है। इसी तरह से अगर दोनों पार्टीज जिसको परफॉर्म नहीं करती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि उन पार्टीज का हम इसको क्या कंसिडरेशन करेंगे कि एक पार्टी या दोनों पार्टी में से एक पार्टी उसको तोड़ रही है और उसके ऊपर केस होगा, उसको रेमेडीज बियर करना पड़ेंगी, और ये किस तरह से होगा वो हम डिटेल से देखेंगे। टू पार्टीज रिलेटेड द ब्रीच। गिल्टी पार्टी होती है जब भी तोड़ा जाता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके तो दो पार्टीज होती हैं। एक होती है जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है, उसको एग्रीव पार्टी कहते हैं, जो कि चाह रही होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, जबकि दूसरी पार्टी जो है वो उसको तोड़ देती है, द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। और फर्स्ट वाला क्या है, वो पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है उसको गिल्टी पार्टी कहते हैं, और जो पार्टी इफेक्ट हो रही है, जो पार्टी उसके तोड़ने की वजह से नुकसान में जा रही है, या दूसरी तरफ जो भी पार्टी है, उसको हम एग्रीव पार्टी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ पार्टीज का बताया गया है कि दो पार्टीज होती है बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एक होती है गिल्टी पार्टी, एक होती है एग्रीव पार्टी। गिल्टी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, एग्रीव पार्टी जिसको नुकसान होता है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की वजह से इफेक्ट होती है। सो इसके बाद है फॉलोइंग आर द रेमेडीज ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ रेमेडीज यहाँ पे बताई गई हैं। सूट फॉर एसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, एग्रीव पार्टी हैज राइट। अब जिस पार्टी को इफेक्ट हुआ होता है, जो जिस पार्टी को नुकसान हुआ होता है, जो पार्टी चलाना चाह रही होती है, तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो अब केस कर सकती है। किसके ऊपर, गिल्टी पार्टी के ऊपर। द एग्रीव पार्टी हैज राइट इफ ही वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी फॉर रिसेशन कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन है, कि जो भी कैंसिलेशन हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, उसके अगेंस्ट अब गरीब पार्टी के पास राइट है कि वो केस कर सकती है अदालत में जाके। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या जाता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड बाय कोर्ट, जब वो कोर्ट की तरफ लेके जाया जाता है,
द एग्री पार्टी इज फ्री, जो एग्री फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिकली हमारा सीन क्या होता है, जब भी हम अदालत में जाते हैं, कोई भी केस अदालत में लेके जाया जाता है, तो आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि जो केस करता है उसी को प्रूफ करना होता है कि मेरे साथ जो है ना गलत हुआ है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, या मेरे साथ इन लोगों ने ज्यादती की है, या फिर इन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया, तो वो आपको जो केस करता है उसे प्रूफ भी करना होता है वो। तो अगर वो प्रूफ ना कर पाए तो इसके लिए भी उसको भी नुकसान हो सकता है इस चीज के लिए कि आपने इल्जाम लगाया। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप उसने क्या करना है, उसने प्रूफ करना है उस चीज को। ए प्रॉमिस टू सप्लाई बुक्स। अब ए ने प्रॉमिस किया है कि वो 20 मई को किताबें देगा। बी शेल पे मनी एट इट्स रिसीव। बी जो है बी शेल पे एट, अब वो रिसीव करेगा तो पेमेंट कर देगा, बट ए डिड नॉट सप्लाई, बट ए जो है उसको बुक्स नहीं प्रोवाइड करता। बी कैन सू दैट he signed the contract and can claim damages। अब हो सकता है कि उसको टाइम पे बुक्स ना मिलने की वजह से उसे कोई नुकसान हुआ हो, तो उस नुकसान के लिए वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है, सूट फॉर डैमेजेस। अब वो कह रहे हैं कि जो आपको नुकसान हुआ होता है उसके अगेंस्ट केस करना। एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस। जो भी जिस पार्टी को नुकसान हुआ होता है, जो भी पार्टी इफेक्ट हुई भी होती है, वो अपने डैमेजेस के अगेंस्ट सू कर सकती है। डैमेजेस आर मॉनिटरी कंपनसेशन फॉर लॉस इनकर्ड ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि वो आपको पैसे की फॉर्म में नुकसान हुआ हो सकता है, आपकी गुडविल को नुकसान हुआ हो, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो काइंड ऑफ डैमेजेस, किस किस तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस या जनरल डैमेजेस, जो नुकसान सामने सामने आपको नजर आ रहा होता है। डैमेजेस अराइज नेचुरली फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि मुझे इसने ये बुक्स प्रोवाइड करनी थी, ये बुक्स मुझे नहीं मिली, तो ये मैंने आगे किसी को देनी थी, मैंने सेल करनी थी, तो इट मीन्स कि आपको नुकसान हो रहा है उस चीज का, आपका प्रॉफिट भी गया और आपको उसको बुक्स भी नहीं मिली, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपसे। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट की है, ए प्रोमिसेस टू पे बी एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन स्पेसिफिक डे। ए वादा करता है बी के साथ कि वो एक खास दिन उसे कुछ पैसे प्रोवाइड करेगा। ए नहीं देता उसको पैसे उस दिन। इन द रिजल्ट बी कुड नॉट पे हिज डेट। तो बी को कोई अपना कर्जा उतारना था, इसलिए उसने कहा था कि इस खास दिन मुझे पैसे दे देना, पर लेकिन ए उसे प्रोवाइड नहीं करता, तो बी अपने डेट नहीं दे पाता, अपना कर्जा नहीं अदा कर पाता। सो ए इज लाइबल टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो ए जो है अब लाइबल है, उसके ऊपर ये जो नुकसान उसको हुआ है वो अब इसको पे करना है बेसिकली। तो ये होता है ऑर्डिनरी डैमेज, जनरल डैमेज। इसके बाद स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है, डैमेजेस अराइज अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब ये कुछ खास हालात के अंदर होता है। दीज डैमेजेस में इंक्लूड इनडायरेक्ट लॉस। इंक्लूड का मतलब होता है कि वो एक तरह से ना आपको इनडायरेक्ट लॉस होता है, डायरेक्ट आपको वो चीज नजर नहीं आ रही होती। वो आपको साइकोलॉजिकल भी नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। दिस राइजेस ऑन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टिंग लार्ज प्रॉफिट्स बट ब्रीच रिजल्ट इन लार्ज लॉसेस। पर लेकिन इसमें नॉर्मली आपको क्या होता है कि आपकी ईगो हर्ट होती है या आपकी साइकोलॉजिकल आपको नुकसान होता है, पर लेकिन इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। एक खास हद तक आपको नुकसान होता है, पर लेकिन ये स्पेशल केसेस के अंदर यानी कि चीज आती है। इसी तरह से exemplary damages, the objective to word such damages in to punish to guilty party who breached the contract। अब इसमें क्या होता है कि the objective of award, अब आपके डैमेजेस का बेसिकली क्या होता है कि आपसे एक चीज पूछी जाती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि आप कैसा चाह रहे हो, ऐसे आप चाहते हो कि इसको सजा दी जाए, मतलब इसको 1 साल के लिए जेल में डाला जाए, या फिर इसको जो है आपकी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। तो नॉर्मली जो होता है, मोस्टली जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारा नुकसान पूरा किया जाए, बेसिकली जो मुझे नुकसान हुआ है, क्योंकि इसको सजा देने की वजह से मेरा नुकसान तो वहीं का वहीं रहेगा। सो द इंटेंशन इज नॉट टू कंपनसेट द एग्रीड पार्टी। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना, एग्जाम्पल का मतलब ये है कि वो अब अदालत ये नहीं देखेगी कि हमें इसका नुकसान पूरा करना है। बेसिकली वो जिस तरह से लॉ होगा, जिस तरह से उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, लॉ के अकॉर्डिंग ही उसे हो सकता है सजा दी जाए, हो सकता है उसे ये कहा जाए कि वो पैसे वापस करें। लिक्विडेटेड डैमेजेस, these damages are fixed by the parties at the time of making of the contract। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो पहले क्लियर कर दिया जाता है कि अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुमने मुझे इतना हर्जाना देना है, तुमने इतने पैसे मुझे प्रोवाइड करने हैं। सो उन पैसों के लिए जो है वो एग्रीड पार्टी गिल्टी का पार्टी पे केस करती है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, पिज्जा पार्लर मेड अ प्रॉमिस टू मिस्टर हान
that if they will not be able to make home delivery within 20 minutes. अब वो 20 मिनट में अगर वो नहीं आता तो क्या होगा, then they shall pay 100 damages. मतलब आप एक पिज्जा, एक आउटलेट है, आप उससे ऑर्डर करते हो, वो कहते हैं कि 20 मिनट में अगर डिलीवरी नहीं आती है हमारी तो हम क्या करेंगे, आपको जो पिज्जे की, हम आपको 100 रुपये का फाइन पे करेंगे. बेसिकली हमें जो आपको 1000 की पेमेंट करनी है उनको 900 का आपको पड़ जाएगा. सो इफ पिज्जा नॉट डिलीवर ऑन टाइम, मिस्टर खान हैज राइट टू क्लेम 100 एज डिलीवरी डैमेजेस. मतलब यहाँ से टाइम जब वो आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो वो टाइम आपके पास आ रहा होता है कि मैंने इस टाइम पे ऑर्डर किया था. अब यहाँ पे प्री डैमेजेस जो है ना, अगर ये नुकसान होता है तो मैं इसके लिए आप इतना पे करोगे या इतनी आपको गिल्टी होगा या इतना आपको रेमेडीज पे करना पड़ेगी. तो इसमें इन्होंने एग्जांपल कोट किया है कि एक पिज्जा शॉप है और एक पर्सन है. एक पर्सन पिज्जा शॉप होने के दरमियान में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि हमारी पिज्जे की जो पिज्जा शॉप जो है वो आपको 20 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी कर देगी. अगर 20 मिनट से 1 मिनट भी लेट होता है तो आपको 100 रुपीज डैमेजेस जो है आपको हम पे करेंगे. बेसिकली अगर 1000 रुपये आपने पे किए तो वो आपको 900 पे करने पड़ेंगे उस पिज्जे के लिए अगर 1 मिनट भी लेट होता है. सो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है अपनी जो नुकसान जो होगा उनका, कि उनको 20 मिनट के अंदर चाहिए था, अगर वो 20 मिनट से लेट होता है तो उसका नुकसान वो चीज वो कंपनी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हो रहा है वो उसको पे करेगा. तो इसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ता, इसके लिए डैमेजेस पहले से क्लियर होते हैं, तो वो आपको डैमेज जो आपका डैमेज हुआ है उसके लिए आप रेमेडीज उससे दे दोगे. उसके बाद तो नॉमिनल डैमेजेस, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये डिपेंड करता है लॉ के ऊपर. व्हेन द एग्रीड पार्टी डज नॉट सफर एनी लॉस. अब सपोज करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस साइड से गिल्टी पार्टी ने तोड़ दिया पर लेकिन एग्रीड पार्टी को तो नुकसान नहीं हुआ इस चीज का, ड्यू टू द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज अ वायलेशन ऑफ सम राइट्स. पर लेकिन उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसकी गुडविल जो है वो थोड़ी उसकी प्राइस गिरी है, इस तरह का कोई नुकसान हुआ, देन द कोर्ट में हैव नॉमिनल अमाउंट एज डैमेजेस टू एग्रीड पार्टी. सो हो सकता है कि इसमें कोई खास आपके ऊपर यानी कि केस के ऊपर आपकी कोई सुनवाई ना हो इस चीज के अंदर, पर लेकिन उसको हम नॉमिनल डैमेजेस में कहते हैं, जिसमें आपको कोई जिसमें एग्रीड पार्टी को सच एज कोई खास नुकसान नहीं होता और इसलिए उसको जो है उसको नॉमिनल डैमेजेस में डाला जाता है कि ऐसा डैमेज या ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली कोई नुकसान नहीं होता आपको और इसके लिए आप केस करते हो तो वो आपका नॉमिनल डैमेजेस के अंदर आता है. सो सेकेंड लास्ट स्लाइड है आपकी बेसिकली जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताया जा रहा है सूट फॉर डैमेजेस के बाद थर्ड पॉइंट है सूट फॉर क्वांटम मेरिट्स. अब आप जो मेरिट के ऊपर जो आपने केस करना होता है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट्स कैन डन व्हेन पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और द बिकम इम्पॉसिबल. अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि दो पार्टीज ने परफॉर्मेंस देनी है, दो पार्टीज ने उसमें अपनी अपनी परफॉर्मेंस देके उसे कंप्लीट करना है. तो एक पार्टी जब अपना परफॉर्मेंस दे देती है तो सेकंड पार्टी की जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी में चला जाता है. कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि दूसरी पार्टी उसको परफॉर्म नहीं कर पाती, तो इसको हम कहते हैं सूट फॉर कॉन्ट. तो उसको हम मेरिट पे देखेंगे कि किस तरह से उसको डैमेज को क्लियर किया जा सकता है. देन द एग्रीड पार्टी में गो फॉर सूट फॉर क्वांटम मेरिट. सो इस तरह के केसेस के अंदर आप क्वांटम मेरिट के लिए सू करोगे. इसमें क्या होता है, इट मीन्स रेमेडी रिसीव्ड इन एप्रोप्रिएशन टू वर्क डन. सो जो आपने काम किया है उसके लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा. सेकेंड वन इज दैट इट मे बी कॉल्ड एज अ रीजनेबल वैल्यू ऑफ वर्क दैट इज ऑलरेडी. वही चीज वो बता रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का नुकसान होता है कि आपने 2 महीने काम किया, जब उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी थी तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, क्योंकि उसके पास एक जवाब है, उसके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ है कि वो कहेगा कि मेरे लिए इम्पॉसिबिलिटी वाला फैक्टर बन गया कि मैं एक डन कर पाऊँ, तो आपने जो काम किया उसके लिए आपको कंपनसेट करवा दिया जाएगा. आफ्टर दैट एग्जाम्पल उन्होंने कोट की हुई है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए. अ कॉन्ट्रैक्ट बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8 चेयर्स. एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि वो उसे 8 कुर्सियां बना कर देगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट चेयर, पहली चेयर के बाद ए स्टॉप्स बी टू कंस्ट्रक्ट. वो उसे रोक देता है
नो बी कैन गेट रीजनेबल कंपनसेशन टू वर्क डन। अब उसने एक आगे से कोई वायदा किया हुआ है कि किसी और के साथ कि मुझे आपको मैं 8 कुर्सियां प्रोवाइड करूंगा और ये हमें सारी डीलिंग कर लेता है। तो अगर अब वो कहता है कि मैं बाकी कुर्सियां नहीं बना सकता, मैं कुछ वजह से मुझे जो है कुछ चीज नहीं मिल रही जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होगा कि जो उसने एक बनाई है और 7 के लिए वो उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा। सो इसलिए इस तरह से उनका क्वांटम मतलब मेरिट को देखते हुए उनकी यानी कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बाद है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब आपने किसी हार्श परफॉर्मेंस के ऊपर सू करना होता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ द डैमेजेस आर नॉट सफिशिएंट एज ए रेमेडी। अगर आपका कोई केस इस तरह का हो कि उसमें रेमेडी ना बताई गई हुई हो कोर्ट की तरफ से, तो उसमें हम स्पेशल परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज ब्रीच्ड एग्रीड पार्टी कैन सू फाइल अ सूट फॉर इट। इसके अंदर वो दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि कुछ खास वजूहात की बिना पे सूट करना, जो कि एग्रीड पार्टी किसके ऊपर करती है, गिल्टी पार्टी के ऊपर। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सपोज करो कि दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और डैमेजेस जो है आर नॉट सफिशिएंट एज ए रेमेडी, और जो आप और इतना नुकसान नहीं हुआ कि मतलब उसकी कोई भरपाई की जाए कोर्ट के पास, यानी कि इस सेंस में है। इट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज ब्रीच्ड, मतलब स्टार्ट होते ही वो तोड़ देता है और उसको प्रोसीड होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ना ही गिल्टी पार्टी को इतना नुकसान होता है, ग्रीव पार्टी को इतना नुकसान होता था, लेकिन फिर भी वो केस कर सकता है इसके अंदर। इसमें हम कहते हैं स्पेशल परफॉर्मेंस, इसको हम कहते हैं। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से इसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती क्योंकि इतना नुकसान नहीं हुआ होता उसको, तो इसको हम सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस कहते हैं। इसी तरह से सूट फॉर इंजेक्शन, इट मीन्स टू सीक एन ऑर्डर from court to stop a person from doing an act which he promised not to do। अब इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया, उसको हम देखते हैं, फिर मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। एक्स कॉन्ट्रैक्टेड दैट ही विल एक्ट एज ए मॉडल। एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो एज ए मॉडल फॉर वाई ओनली, वो सिर्फ वाई के लिए काम करेगा, एज ए मॉडल वो वाई की ही कंपनी में काम करेगा एंड नॉट फॉर एनीवन एल्स। अब वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ 5 साल तक मुआहदा करता हूँ और मैं किसी और कंपनी के लिए कोई फिल्म यानी कि नहीं करूंगा, एज ए मॉडल मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। बट एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद जी एज वेल, लेकिन एक्स ने जी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। सो कोर्ट कैन रिस्ट्रेन एक्स टू एक्ट फॉर जी। सो जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसको चलाया जाएगा और वो जी से कोर्ट जो है वो आपको मना कर देती है कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपका इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं बनता। इट मीन्स दैट कि जो एक्स का और वाई का कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड किया जाएगा और एक्स का और वाई का जी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करवा दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वाई ने जो है एक्स के ऊपर केस कर दिया है कि एक्स जो है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और अब ये जी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया जाए ताकि ये मेरे साथ बाकी प्रोसीड कर पाए वर्क को। अब बेसिकली यहीं तक हमारा लेक्चर था और अब हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा रिवाइज कर लें जितना भी है इसके अंदर, जितना भी हमने मटेरियल पढ़ा है उसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें पूरे चैप्टर को। तो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो जहाँ पे जाके दोनों पार्टीज की या फिर एक पार्टी की जितनी भी पार्टीज उसमें होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ऑब्लिगेशन एंड राइट खत्म हो जाते हैं, उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्चार्ज मतलब इट इज अ नेचुरल मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस में आप सिंपल कहोगे कि दोनों की जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर ली है। ड्यूटी परफॉर्म कर लेने की वजह से क्या है कि इन दोनों का काम पूरा हो गया हुआ है, मतलब इन दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अपना अपना काम कर लिया है। इट मीन्स दैट कि अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने ये चीज परफॉर्म करनी है। मीन्स हमने एग्जाम्पल भी देखी थी, बिल्कुल सिंपल सा है कि 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी ने बुक देनी है और एक पार्टी ने उसको 100 रुपया देना है। तो एक पार्टी उसको बुक प्रोवाइड कर देती थी और उससे 100 रुपये ले लेती, तो दोनों की जिम्मेदारियां एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों की क्या थी कि एक ने पैसे प्रोवाइड करने
और दूसरे की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी कि एक ने बुक प्रोवाइड करी, दोनों अपनी परफॉर्मेंस पूरी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह टेंडर से रिलेटेड कुछ चीजें बताई गई हुई हैं। इसमें जो होता है आपको देखना पड़ता है कि जो ऑफर कर रहा होता है परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, वन ऑफ द पार्टीज ऑफर परफॉर्म बट अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लास्ट वाली है कि आपको परफॉर्मेंस टेंडर परफॉर्मेंस के लिए क्या करना पड़ता है, आपके लिए लाजमी है कि आप उसकी डेट, टाइम, प्रॉपर प्लेस और उसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि टेंडर परफॉर्मेंस की कंप्लीशन के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ताकि आप उसे प्रोसीड कर पाए। इसके बाद हमने देखा था कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कोई नया आप बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट और ऑलरेडी जो आपका पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है नए की वजह से। नोवेशन को हमने देखा था कि नए के बनने की वजह से पहले वाला खत्म हो जाता है पर लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको बताना होता है कि ये इसका अल्टरनेटिव है, वो डिफाइन कर रहा हो कि पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का ये अल्टरनेटिव यहाँ पे लेके आ गया। नोवेशन पार्टीज में आल्सो चेंज, तो पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं इसके अंदर। नोवेशन के अंदर पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह अल्टरनेटिव कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, इसकी जगह पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑटोमेटिकली बताया जाता है कि ये पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जैसे हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब इसमें हमने एग्जांपल दी थी कि वो 56 नंबर हाउस प्लेट होता है 57, अगर मेजर चेंज हो रहा हो, अगर मेजर चेंज लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर उसको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना लाजमी होता है कि मतलब नंबर 56 हमने 1 करोड़ का खरीदा था पर लेकिन आप वो कहते हैं कि नंबर 6 नंबर 57 में आपको सेल करूंगा, तो आपको फिर कहेंगे कि आप पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम 57 देखेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले वाला ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि माइनर सी चेंजिंग आती है, इतनी बड़ी चेंज नहीं आती, मेजर चेंज नहीं होता है इसके अंदर, छोटी सी चेंज लेके हम उसको अल्टरनेट कर लेते हैं। इसके बाद रिसेशन, जब दोनों पार्टीज रजामंद होती है, रिसेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज की रजामंदी से जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाता है या उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे प्रोसीड नहीं किया जाता और उसको अपने दोनों की रजामंदी से उसको खत्म कर दिया जाता है। इसको हम रिसेशन कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल बहुत अच्छी कोट की है कि ए मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी परचेज फ्रॉम हाउस सेम अमाउंट। दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 1 करोड़ का घर बेचेगा पर लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों कहते हैं कि मुझे घर नहीं लेना, एक कहता है कि मुझे घर नहीं चाहिए, दूसरा कहता है कि मुझे इतने अमाउंट में बेचना भी नहीं है, तो दोनों एग्री हो जाते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उसको रिसेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिमिशन। इसमें होता है एक्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे डेट की बात आती है। आगा ओस असलम मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने थोड़ा सा पीछे हट जाते हो। मतलब एक बंदे ने एक बंदे से 25,000 रुपया जो है उधार लिया था, वो कहता है कि 25,000 नहीं दे पा रहा तो तुम मुझे 20,000 दे दो ताकि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाए, ताकि इस बात को खत्म करें। इसको हम रिमिशन कहते हैं। वेवियर क्या होता है, इसमें क्या होता है, द प्रॉमिस सरेंडर हिज राइट विच अरेज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से हट जाता है। बेसिकली इसमें एग्जांपल बहुत अच्छी कोड की गई है जिसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वेव ऑफ का मतलब होता है कि जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है और कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर के ऊपर कोई ना कोई कंडीशन होती है कि अगर आपका बेटा जो है हमारे कॉलेज में 50% मार्क्स 80% प्लस लेता है तो उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। सो ये कंडीशन के ऊपर होता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम हर महीने आपसे 3,000 फीस लेंगे, पर लेकिन इसने अगर इस महीने हर महीने जो टेस्ट होंगे उसमें 80% मार्क्स लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, वेव्ड ऑफ हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसमें आपको फीस माफ होगी। इसके बाद डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर क्या होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होती, कुछ टाइम तक वो चलता है, उसके बाद कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, फैक्टर लग जाता है जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ टाइम की वजह से होता है कि टाइम एक चीज बताई गई है, आपने इतने टाइम में अगर आप फी ले आते हो, एक वीक में आप फी का अरेंज कर लेते हो तो आपको ये कॉलेज में सीट दे दी जाएगी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर लेकिन अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं आते फीस लेके तो ये सीट आपके बजाय किसी को दे दी जाएगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह से डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के इन्वॉल्व हो जाने की वजह से, इंसॉल्वेंसी के फैक्टर की वजह से अगर डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसको हम डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं। मर्जर मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं,
और पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसको हम मर्जर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बेसिकली अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, इसका मतलब होता है कि एक पार्टी विदाउट कंसर्न किसी को बताए बगैर उसमें से निकल जाती है और वो खत्म कर देती है, इसको हम अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं। मतलब विदाउट बताए उसको, बाकी मतलब 7 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक पार्टी जो है उसको तोड़ देती है और बाकी 6 को कंसल्ट किए बगैर, इसको हम अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप खुल के कह देते हो कि मुझे प्रोसीड नहीं करना, मुझे ये नहीं चलाना। आप एक पार्टी जो है वो उसको तोड़ देती है, जैसे हमने अभी रेमेडीज के अंदर पढ़ा ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में खत्म नहीं होता, बेसिकली तोड़ दिया जाता है किसी एक पार्टी की तरफ से, उसको हम डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रेमेडीज ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हमने डिटेल से देखा है। एक गिल्टी पार्टी होती है, एक गरीब पार्टी होती है। गिल्टी पार्टी कौन सी होती है? जिसको नुकसान, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, और गरीब पार्टी जिसको नुकसान हुआ होता है। उसके लिए हमने 5 एग्जांपल्स देखी है। रिसेशन ऑफ सूट फॉर रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए आप डायरेक्ट उसको राइट होता है कि वो उसके लिए केस कर सकता है, जिसमें गरीब पार्टी गिल्टी पार्टी पे केस कर सकती है। इसके बाद सूट फॉर डैमेजेस, वो अपने डैमेजेस के लिए केस कर सकती है। डिफरेंट किस्म के डैमेजेस हमने देखे हैं। जनरल डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होते हैं, एक्सेंट्रिक डैमेजेस होते हैं। इसके साथ लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, जो डिटेल से आपको बता दिए, आप उसको दोबारा सुन सकते हो। इसके बाद नॉमिनल डैमेजेस, जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि कोर्ट इन्वॉल्व होती है, कोर्ट, और इसमें कोई खास नुकसान नहीं होता एग्रीड पार्टी को। इसके बाद हमने देखा है कि इम्पोर्टेंट चीज है सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ये मेरिट के ऊपर जो है वो डिसीजन किया जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो आपका सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस है, और सूट फॉर इंजेक्शन, जिसमें सूट फॉर इंजेक्शन के अंदर जो है आपने कोर्ट जो है वो एक पार्टी को मना कर देती है कि आप इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पार्टी से कॉन्टैक्ट किया हुआ, दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। आप उसको पहले पूरा करें, उसके बाद पहले दूसरे वाले कॉन्टैक्ट को ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज कर देती है और उसको मना कर देती है आप ये नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये आपका सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक चैप्टर रह गया जो कि बहुत छोटा सा है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है तो आप मैसेजेस करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।